बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन रौरमन ने बेस जानकारी लेके आविला और आज भी हम रौरमन ने बेस जानकारी लेके आई वकील जानकारी लेवे कर आगे चलू। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लाभकारी होगी मिलेट मिशन योजना। सब्जियों की फसल के साथ रबी मक्का की मिश्रित खेती है फायदेमंद। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत झारखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना झारखंड की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत मोटे अनाज जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना और कोदो इत्यादि श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि झारखंड में पूर्व से ही मोटे अनाजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता रहा है, अब केंद्र सरकार के इस मिशन से स्थानीय किसान उत्साहित हैं। मोटे अनाजों के पैदावार के लिए ज़्यादा खादों एवं कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती और पैदावार अच्छी होती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की गुणवत्तापूर्ण बेहतर उत्पादन फसल के लगाने का सही समय, विधि और उन्नत प्रभेद पर निर्भर करता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि फसल लगाने से पूर्व उचित समय, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और प्रभेदों पर अवश्य विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप फसल लगाना चाहिए, जिससे बेहतर फसलोत्पादन की संभावना हमेशा रहती है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित चैती अरहर, बहार, चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान मौसम और परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार, माघी और चैती अरहर ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी के मौसम में मक्का की फसल सब्जियों की फसल के साथ मिश्रित कर लगाना बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों की फसल के साथ मक्का की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है, जो कि दोनों फसलों के लिए लाभकारी होती है। साथ ही मक्के की उपज खरीफ की अपेक्षा 1.5 गुनी होती है। इसलिए मिश्रित खेती जैसी बेहतर तकनीक को अपनाकर किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको बताने जा रहे हैं आज का मंडी का भाव। तो दर्शकों, सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं चावल, जिसमें लखी भोग का औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। फिर आते हैं हम आटा की तरफ। आटा का औसतन दर है 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। तीसरे में हम लेंगे दाल, अरहर दाल को, जिसका औसतन दर है 15,500 रुपये प्रति क्विंटल। चौथे में हम लेंगे सरसों तेल को, जिसमें हाथी का औसतन दर है 12,300 रुपये। फिर आते हैं हम गुड़ की तरफ। गुड़ का औसतन दर है 4,200 रुपये। और आखिरी में नमक का औसतन दर है 2,360 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में, कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रौरमन के जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि जाड़ा कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल कैसे करल जाए। भाई तो बहुत ज़रूरी है कि जाड़ा में रौरे मन कौन कौन सब्जी फसल करीला
और अगर सब्जी में पाला लाग गलक तो एक से फसल के बहुत नुकसान होवेला। तो नुकसान से अगर बचना है तो चलू हम रौरमन के सीधे फीचर कर माध्यम से एक बारे में जानकारी दिवा थी। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सब्जी उगाना जितना फायदेमंद होता है उतना ही उसकी देखभाल की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि अगर आप जाड़े के मौसम में सब्जी की फसल उगाना चाहते हैं या सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आपको तमाम जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा पौधों को, फसल को नुकसान पहुंच सकता है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ मांडू में। आज हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मजीत खेरवार जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे कि जाड़े के मौसम में सब्जी फसलों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, दूरदर्शन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे किसान भाई आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि जाड़े के मौसम में सब्जी फसलों की देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें। दिसंबर का मौसम आने वाला है। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि जाड़े की मुख्य जो सब्जी फसल हैं उनमें हमारा मटर हो गया, गोभी वर्गीय सब्जी हो गया जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी। उसके बाद पत्तेदार सब्जियां जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां, पालक हो गई, मेथी हो गई, धनिया हो गई। उसके अलावा टमाटर हो गई, जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। इसके अलावा हम टमाटर की कर सकते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जी का भी खेती कर सकते हैं, लेकिन कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए कुछ तकनीकें अपनानी पड़ेंगे, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जानकार कहते हैं कि सब्जी की अगर हम बात करें तो तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई शाम के समय करना चाहिए। यह फसलों को संभावित पाले और शीतलहर से बचाने में मददगार होती है। इस मौसम में किसान सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट कर दें। सब्जियों की फसल में सिंचाई करें और उसके बाद संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। पौधे लगाने से पहले, बुआई या रोपाई से पहले हमें खेतों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। उसके बाद उसको पाटा मार के समतल कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं उसमें खाद प्रबंधन, खाद एवं उर्वरक का। तो अच्छी फसल लेने के लिए हमें मिट्टी में खेत की तैयारी करते समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद मिलानी चाहिए। उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में हमें यूरिया, DAP और MOP लेना चाहिए। अगर हम मिट्टी जांच करा लें तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फसल के हिसाब से हमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मान लेते हैं गोभी वर्गीय सब्जी, तो गोभी वर्गीय सब्जियों में यूरिया, DAP, पोटास के अलावा अन्य पोषक तत्व हैं जैसे बोरान और मोलिब्डेनम। इसकी कमी पाई जाती है फूल गोभी, पत्ता गोभी में, जिससे हमें अच्छा फसल नहीं मिलता है। तो उसके प्रबंधन हेतु खेत की तैयारी करते समय 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर बोरान या मोलिब्डेनम हमें मिट्टी में मिलाना चाहिए। अगर हम फसल लगा चुके हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसे मिला के हमें छिड़काव करनी चाहिए। राज्य के कई हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और ऐसी स्थिति में सब्जियों की देखभाल, उनकी फसलों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। पाले के असर से बचाने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। जानकार बताते हैं कि सब्जियों की अगर बात करें तो तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई का समय बहुत जरूरी है। हमें खरपतवार नियंत्रण करना हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए। कीटों से बचाने के लिए डॉक्टर साहब क्या करें? कीटनाशक अन्य समस्याओं में कीट और रोग और व्याधि है, जैसे मान लेते हैं फल बेधक हो गया, फल छेदक हो गया, तो ये फल में घुस के काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपकी टमाटर की फसल हो गई, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये करना है कि जो भी वो जो कीट है, फल बेधक कीट जो घुस के फल को ख़राब कर चुका है,
उन सारे फलों को इकट्ठा करके हमें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, हम दवा का उपयोग अगर करते हैं तो कीटनाशक है इंडोक्साकार्ब या क्विनोलफॉस, इसका लगभग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हमें, और क्योंकि ठंडा का मौसम है, जाड़े का मौसम है, तो पाला की भी समस्याएं होती है, तो पाले की समस्या से निजात पाने के लिए या बचाव के लिए हमें निरंतर हल्का हल्का सिंचाई करना चाहिए। एक बार ज़्यादा सिंचाई करने से अच्छा है कि हम हल्की हल्की सिंचाई करें। जानकार कहते हैं कि कई प्रकार के रोग भी सब्जियों में लगते हैं जाड़े के मौसम में। ऐसे में ये जरूरी है कि आप उन रोगों की पहचान कर समय पर रहते हुए उनका निदान करें, क्योंकि अगर देरी करेंगे तो पौधों का विकास रुकेगा, पत्ते झुलस जाएंगे, फलों पर असर पड़ेगा और फिर आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जानकार जो भी बातें आपको सलाह दे रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, उसका ख्याल रखें, उस पर पूरी तरह से अमल रखें। तरह तरह की बीमारियां अलग अलग फसल में होती है, जैसे अल्टरनेरिया हो गया, हमारा पत्ता गोभी, फूल गोभी सब्जी में, उसके बाद में झुलसा रोग हो गया, तो इसके लिए हमें मैंकोजेब दवा आती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और अन्य कीट की बात करें तो शुरुआती में हम नीम आधारित जैसे नीम तेल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ सावधानियां बरतना चाहिए जाड़े में, जैसे कि मान लीजिए हम फूल गोभी या पत्ता गोभी का हार्वेस्टिंग करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो अगर हम फूल गोभी का बात करें तो ऐसी अवस्था में करना चाहिए जब पूरा साफ़ हो, सफ़ेद हो और उसमें कोई भी दाग ना लगा हो। उसके बाद में ये ध्यान देना चाहिए कि फूल गोभी के फूल के साथ पत्ता का 2 चक्र अवश्य लें, क्योंकि जो पहला चक्र ऊपरी चक्र होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आलू की खुदाई से 20 से 25 दिन पहले हमें आलू की जो पत्तियां होती है, ऊपरी भाग होती है, उसे काट कर हटा देना चाहिए और 20 से 25 दिन तक आलू के कंद को ज़मीन के नीचे ही छोड़ देना चाहिए। इससे ये होता है कि हार्वेस्टिंग खुदाई के बाद आलू का जो स्किन होता है वो मजबूत हो जाता है और जल्दी घिसता नहीं है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो किसान भाई बहन मन एखन रोरमन के ज्ञान मिलक, जानकारी मिलक कि जाड़ा कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल कर बारे में। और चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरी जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी हो बहुत सुंदर है कि चना और मटर फसल में उर्वरक प्रबंधन कर बारे में। तो भाई चना और मटर कर बारे में जानना है, उकर उर्वरक कर बारे में जानना है, तो चलो रोरमन के सीधे लेके चले थी हमारे मन के जे डॉक्टर साहब है, विशेषज्ञ साहब हैं, उनके पास। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ मांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चना मटर में खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर चना मटर की खेती की बात की जाए तो बेहतर खेती के लिए कौन कौन से खाद और उर्वरक दिया जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। सबसे पहले हम तो बताना चाहेंगे कि चने की फसल और मटर की फसल दोनों ही नकदी रूप में, जैसे यहाँ जो इस परिवेश में चना लोग उगाते हैं, लगभग 70 से 80% लोग जो है चना हरा में बेच देते हैं और मटर को भी हरी मटर के रूप में बेचते हैं, जिसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात आती है इसकी खेती हम लोग कैसे करें। खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानना होगा कि चने की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन करें, जैसे धान कटने के बाद जिस खेत में नमी रहता है उसका चुनाव करें, लेकिन ऐसे बहुत नीची ज़मीन को जो 1 नंबर यहाँ बोलते हैं उस ज़मीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी कभी बीच में जनवरी के आसपास दिसंबर में बारिश हो जाने से जो है काफ़ी नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ता है। खेत के चुनाव की बात आती है तो हम किसान भाइयों से यही बताएंगे कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जो है पानी जल जमाव ना हो। दूसरी बात हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना ये है कि खाद तथा उर्वरक का चयन कैसे करें। खाद तथा उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी खाद किस रूप में देना चाहिए उन्हें हमें यह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रति हेक्टेयर
15 टन लगभग 150 कुंटल सड़ी गोबर की खाद, जैसे धान कटनी हुआ तो उनको 10 दिन पहले जो है 10 से 15 दिन पहले खेत की जुताई करते पहली जुताई करते समय ही 15 टन 150 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिला देना चाहिए खेत की जुताई करके। उसके बाद उनको देसी हल से 3-4 बार जुताई करें और पाटा देते रहें, या कल्टीवेटर जो भी उनके पास व्यवस्था है उसके हिसाब से अपना खेत की तैयारी करते रहें। उर्वरक की जहाँ तक बात आती है, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम उपयोग करते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे यदि मिट्टी का सॉइल सैंपलिंग ले करके हम उसका एनालिसिस करवा लें, टेस्टिंग करवा लें तो अति उत्तम होता है। यदि नहीं, हमारे किसान भाई जिनका नहीं हो पाया है वो जो हमने मात्रा बताया उस मात्रा को प्रयोग करें। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर मिट्टी की जांच करा ले हमारे किसान भाई तो उसमें खाद उर्वरक जो है वो देना कितना देना उपयुक्त होगा ये जानकारी मिल जाती है जी। तो ये इसके लिए जो है मिट्टी की जो जाँच है वो किस प्रकार से करा ले, अगर थोड़ा बहुत कराना है तो उससे किस प्रकार से सहूलियत होगी? हाँ, मिट्टी की जांच कराने के लिए हमारे किसान भाई जो ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिला कृषि विभाग है, वहाँ पर टेस्टिंग होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो उनका फील्ड है, चाहे उनका 50 डिसमिल का अगर 100 डिसमिल का है, 1 एकड़ है, तो 5 जगह से उनको मिट्टी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं सॉइल सैंपलिंग कैसे किया जाए। वी के आकार का गड्ढा करके और 5 जगह से मिट्टी इकट्ठा करके मिला करके 5 जगह से मिट्टी तब तक मिला करके आधा करते रहें जब तक उनके पास आधा किलो मिट्टी नहीं होता है। आधा किलो भुरभुरी मिट्टी उनके पास जब बचता है तब उसको वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपने चना के बारे में बताया था, मटर के लिए जो खाद उर्वरक कौन सा उपयुक्त होगा? हाँ, मटर के लिए भी किसानों को हम बताना चाहेंगे कि यदि वो सब्जी वाली मटर उगाते हैं तो उनको गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर देना होगा। यदि हमारे किसान भाई दाल वाली मटर उगाते हैं, जैसे उसकी वैरायटी है दंतेवाड़ा मटर 1 VL 42, और ये दाल वाली मटर हो गई। दाल वाली मटर को चूँकि कम खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती, इनके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन सब्जी वाली मटर के लिए समय कम रहता है और उन्हें पोषक तत्व की अधिक ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 से 30 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर कि जो ये आपने बताया खाद उर्वरक चना के लिए, मटर के लिए, तो ये किस किस समय में देना उपयुक्त होगा? हाँ, यह बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि किस किस समय में संपूर्ण फास्फोरस की मात्रा, संपूर्ण पोटास की मात्रा, संपूर्ण सल्फर की मात्रा और 2/3 भाग नाइट्रोजन की मात्रा को हाँ किसान भाइयों को बताते हैं कि बुआई के समय देना चाहिए। और 1/3 भाग जैसे चने में बात करते हैं, चने में 45 दिन के बाद पहली हम सिंचाई करते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं, उस समय हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। लेकिन मटर की जब हम बात करते हैं, मटर में हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 बार हमको देना पड़ता है, लगभग 30 से 35 दिन के बाद और 45 से 50 दिन के बाद 2 बार हमको मटर में टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का छिड़काव करना होता है। बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया कि किस किस समय देना उपयुक्त होगा। और जैसे कि पौधे में चमक बढ़े, उसकी फलन जो हो पुष्ट हो, इसके लिए कौन सा उर्वरक वगैरह देना उपयुक्त होगा? चना मटर कैसे हमारी फली पुष्ट हो, ये हम तो किसान भाइयों को बता चुके हैं कि जो हमारा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास को हम बुआई के समय देते थे। लेकिन एक हम और बोरान, यदि हम अच्छी फली अच्छा उपज लेना चाहते हैं, अच्छा फलन हो उसमें, उसके लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे बुआई के समय 10 किलोग्राम बोरेक्स का भी प्रयोग करें, तो इससे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर ये तो खाद उर्वरक देने की बात हो गई, सिंचाई किस किस समय में करना उपयुक्त होगा? सिंचाई करने के लिए चने की जब हम बात करते हैं, चूँकि सिंचाई को मतलब जब हमारी चने की फसल को सिंचाई शुरुआत में दे देते हैं, चना जो है हमारा मरने लगता है। चने में यदि हम पलेवा करके मीन्स प्रॉपर नमी बना करके ही हम चने की बुआई करें, उसके बाद हम 45 दिन के बाद सिंचाई, हल्की सिंचाई करके
नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग के रूप में या फोलियर स्प्रे के रूप में हम देंगे तो हमारा उपज अच्छा प्राप्त होगा। तो बताओ आज कर जो दुयो जानकारी और के मिलक कैसन लागलक? बेस है नहीं सेले तो कहिला और मन के कि अगर राउट कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या के जरूर लिखना भाई के भूले के नखे है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोमन इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।